जापान ने इंडिया को पछाड़ दिया और अब जापान बन गया है एशिया का दूसरे नंबर का सबसे मजबूत मुल्क। पहले नंबर पर इस वक्त चाइना है। साथ ही साथ जापान ने पाकिस्तान में मेगा इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट कर दी। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान और जापान के दरमियान, कौन सी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं? मैं हूं फरजीन अमीन और आज की एपिसोड में हम आपको बताएंगे इन नई डेवलपमेंट्स के बारे में। जापान ने अनाउंसमेंट की है कि वो पाकिस्तान के आईटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो पाकिस्तान में कितनी नई फर्म्स लेके आने वाली है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो जापान ने चंद सालों पहले अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान के स्पेशलाइज्ड वर्क लेबर में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अब वो इंडिया से वर्क फोर्स लेने के बजाय पाकिस्तान से वर्क फोर्स लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम आपको साथ साथ थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें नॉलेज को कि इंडिया पाकिस्तान से आईटी के हवाले से ज़्यादा आगे है और दुनिया ज़्यादातर इंडिया को प्रेफर करती रही है कि आईटी के डिपार्टमेंट में इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो या इंडिया को साथ लेके चलें। लेकिन नई डेवलपमेंट्स के हिसाब से इस हुकूमत के जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए नई डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हैं और जापान ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर 500 नई आईटी फर्म्स बनाने वाले हैं। ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कब मुमकिन है कि इस पे काम शुरू हो जाएगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि पाकिस्तान और जापान के आपस में हमेशा से कैसे ताल्लुकात रहे हैं। जापान रिसर्च की फील्ड में बहुत आगे है और ख़ाली उर्दू ज़बान को ही अगर हम देखें तो 1930 में ही पाकिस्तान के बनने से भी पहले उन्होंने उर्दू लैंग्वेज पर रिसर्च करना शुरू कर दी थी। 1930 से जापान में उर्दू पर रिसर्च हो रही है। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं हमारी आज़ादी के बाद तो 1950s के बाद से पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज़ जापान के साथ हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, सिवाय एक इवेंट के। वो इवेंट हम आगे बताते हैं। 1951 में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से। इंटरेस्टिंगली उस वक्त जापान ने जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें से सिर्फ पाकिस्तान को इनवाइट किया था। इंडिया ने भी वो अटेंड नहीं की थी, चाइना को भी इनवाइट नहीं किया गया था। ख़ास कर जापान ने जो है वो पाकिस्तान को इनवाइट किया। 1960s में अगर हम आ जाएं तो हम लोग उनके रॉ कॉटन के बहुत बड़े ट्रेडर रहे हैं। जापान अपनी ज़्यादातर जो रॉ कॉटन है वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट किया करते थे। उसके अलावा फिर पाकिस्तान ने भी जापान की तरक्की में एक की रोल अदा किया है। वो इस तरह कि 1960s से पहले जापान को एज अ ट्रेडिंग पार्टनर मुस्लिम ममालिक में नहीं देखा जाता था। मुस्लिम ममालिक की ट्रेडिंग जो है वो जापान के साथ ना होने के बराबर थी। लेकिन 1960s में जब पाकिस्तान ने जापान के साथ ट्रेड शुरू की तो पाकिस्तान ने ही जापान को एज अ ट्रेडिंग पार्टनर जो है मुस्लिम ममालिक में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद जापान के दूसरे ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात जो है हो गए और अच्छी ट्रेडिंग शुरू हो गई। लेकिन पहली मुस्लिम कंट्री जिसके साथ ट्रेडिंग जापान ने शुरू की थी दैट वाज पाकिस्तान इन 1960s। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि जब हमारे रिलेशनशिप्स बहुत पीक पे थे। लेकिन एक आया था पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ थोड़े से ख़राब हुए थे। वो तब हुए थे जब हमने 1998 में अपने न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस किए तो पूरी दुनिया ही नहीं पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए। साथ ही साथ जापान ने भी पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए और कुछ सालों के लिए पाकिस्तान और जापान के रिलेशन एक दूसरे के साथ मुतासर हुए। लेकिन 2000s में ये रिलेशनशिप्स भी वापस जो है मजबूती की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। 2000s में इनके प्राइम मिनिस्टर थे योशिरो मारी, वो पाकिस्तान आए थे और उस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और 2000 में ही परवेज़ मुशर्रफ ने भी जापान का दौरा किया था और वापस से हमारे बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गए थे। हमें 2005 में अर्थक्वेक में भी जापान ने बहुत सारी असिस्टेंस दी और साथ ही साथ मज़े की बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत सेलिब्रेट किया। 2009 में जब पीपीपी की हुकूमत आई, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, तो ख़ास कर जो है जापान में एक कन्वेंशन बुलाई गई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान एंड डोनर।
पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, खासकर एक कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के लिए की गई, और फिर $1 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी हुई, सिर्फ इसलिए कि हम डेमोक्रेसी की तरफ वापस आ गए हैं। आगे हम अगर अपनी डेवलपमेंट्स देखें तो हमेशा से जापान जो है वो लेबर क्लास में या लेबर फोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है पाकिस्तान की। अब रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान की वर्कफोर्स को अपनी बड़ी कंपनीज़ में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जापान में, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ इस कदर इंटरेस्टेड हैं कि वो जो है एम्बेसी से रब्ता कर रही हैं कि किस तरीके से स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स को पाकिस्तान से लेके जाया जा सके जापान में। अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इन कमिंग ईयर 2021 इन ऑनवर्ड्स से जापान का इरादा है कि वो पाकिस्तान में 500 बड़ी आईटी फर्म्स बनाने वाला है। तो आईटी के जितने लोग आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। 500 बड़ी फर्म्स इज़ अ बिग डील। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईटी का हवाला है, टेक्नोलॉजी के हवाले से जापान से ज़्यादा इस वक्त हम अगर देखें तो टेक्नोलॉजी में कोई भी आगे नहीं है। जापान हैज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ सो फार, और वो टेक्नोलॉजीज़ अब वो पाकिस्तान में भी लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान में नई फर्म्स लगने जा रही हैं। दिस इज़ अप जो इस वक्त जापान और पाकिस्तान के दरमियान नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इससे भी ज़्यादा जो नई डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उससे हम आपको आगे बताते रहेंगे। पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ के आपस में क्या मामलात चल रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनको जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।